नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पिछले 20-25 साल से लोकसभा की कार्रवाई में लगातार बहुत ध्यान से देखता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोकसभा की कार्रवाई। लेकिन मुझे याद नहीं आता कि किसी लोकसभा अध्यक्ष का इतना अपमान हुआ हो और कोई लोकसभा अध्यक्ष इतनी बुरी तरह से पार्टी के पक्ष में खड़ा होता हुआ नजर आया हो, प्रधानमंत्री के सामने झुक झुक के सलाम करता हो। हमने सदन में सोमनाथ चटर्जी जैसे लोकसभा अध्यक्ष देखे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के विरुद्ध जाके भी फैसले दिए, पार्टी ने उनको निकाल भर दिया। मैं रोड शो करता हूँ अवैध बजी के साथ। देश के जाने माने पत्रकार हैं, आप उनको रोज देखते हैं एबीपी चैनल पे। मैंने उससे पूछा कि अगर क्या होगा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष का यही रवैया रहा। अभय जी का मानना है कहीं ऐसा ना हो कि सारा विपक्ष कह दे कि आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बन जाइए, हम सदन से चले। मैंने अभय दुबे जी से पूछा कि क्या योगी आदित्यनाथ और मोदी के बीच विराम हो गया है, युद्ध विराम हो गया है? क्योंकि एक साहब हैं शांतनु गुप्ता, आप देखते होंगे, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आते हैं टीवी पे, गंजे अंकल हैं। वो योगी आदित्यनाथ के साथ आए थे। अभी उन्होंने ट्वीट किया है कि मैंने योगी आदित्यनाथ के साथ लंबी मंत्रणा करी, लंबी बातचीत करी, कई विषयों पर बातचीत करी। और उन्होंने फिर उसके बाद में लिखा कि ये याचना नहीं अब रण होगा, और लिखा योगी आदित्यनाथ की बातचीत। मैंने ट्वीट करके पूछा कि शांतनु जी, ये जो रण है ये क्या मोदी से होगा? और घबराए शांतनु गुप्ता ने ट्वीट डिलीट कर दिया। शांतनु गुप्ता ने एक किताब लिखी है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। किताब की क्वालिटी बहुत खराब है, 50 रुपए से कम की कीमत की होगी, लेकिन सुना है कि वो अफसरों से उस किताब को खरीदने का दबाव बनाते हैं। और किसी ने आरटीआई में पूछा है, एक मेरे मित्र ने बताया कि लाखों रुपए की किताबें वो बेच चुके हैं। शायद उनकी रोजी रोटी इसी तरह किताब बेचने से चलती है। तो लेकिन उनका ट्वीट करना योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो के साथ और लिखना याचना नहीं रण होगा, और बाद में ट्वीट डिलीट कर देना। आप देख रहे हैं साइड में मेरा ये ट्वीट लगा हुआ है। मैंने उनसे पूछा है कि ये आपने ट्वीट डिलीट क्यों कर दिया? तो जाहिर है जब योगी जी के पास उठ के बैठ रहे हैं और कह रहे हैं याचना नहीं रण होगा, उसके बाद ट्वीट डिलीट कर देते हैं, इसका मतलब बीजेपी में कुछ पक रहा है। मैंने पूछा वैद्य जी से क्या पक रहा है। बातचीत बहुत मजेदार, बहुत रोचक है। जरूर सुनिएगा, पूरी सुनिएगा। उससे पहले चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। पार्लियामेंट में एक नई विमर्श, नई बहस को देखने को मिल रही है, वो है लोकसभा अध्यक्ष को लेकर। इतने इतने विद्वान लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, सोमनाथ चटर्जी दादा रहे हैं, वो भी बहुत डांट दिया करते थे, लेकिन हाउस में एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो जिसको ये लगता हो कि वो भेदभाव करते हैं। इवन देन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उन पर कभी भेदभाव करने का आरोप नहीं लगाते थे, समान भाव रखते थे। मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष जिस तरह कल अभिषेक बनर्जी ने कहा कि नोटबंदी का जिक्र किया और उनको डांट सा दिया लोकसभा अध्यक्ष ने, ये तो 2014 का मामला। और अभिषेक बनर्जी ने पलट के कहा कि जब 100 साल पुरानी इमरजेंसी की और बाकी 50 साल पुरानी इमरजेंसी की, 100 साल पुराने नेहरू की बात करते हैं बीजेपी वाले, तो आप नहीं टोकते हैं और हमको टोक रहे हैं। इतना ज्यादा कड़ा प्रतिकार देखने को मिला आज। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाषा की मर्यादा, तमाम बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि इस लोकसभा में अगर किसी का सबसे ज्यादा पतन देखने को मिल रहा है तो वो लोकसभा अध्यक्ष हैं? सबसे ज्यादा कमेंट देखने को मिल रहा है, राजनीति उन पर बहुत हो रही है, क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, अभिषेक बनर्जी और लोकसभा अध्यक्ष के बीच की जो बहस है, वो बहस दरअसल बताती है कि इस वक्त हमारे देश की राजनीति किस किस दशा और दिशा में है, और दरअसल उसका कारण क्या है, मतलब कौन उसका जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से ये है। जब बजट के ऊपर चर्चा हो रही थी, बजट के ऊपर की चर्चा में अगर एक कोई सांसद 2016 में हुई नोटबंदी की चर्चा करता है, तो उस चर्चा को कैसे रोका जा सकता है? नोटबंदी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुई थी। नोटबंदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बड़ा जबरदस्त असर पड़ा। इस वक्त प्रधानमंत्री और उनके समर्थक और उनके दूसरे रणनीतिकार और भाजपा से हमदर्दी रखने वाले लोग चाहते ये हैं कि नोटबंदी के ऊपर चर्चा ना हो, लेकिन नोटबंदी के ऊपर चर्चा तो लगातार होगी। वो कैसे रोका जा सकता है? वो एक अभूतपूर्व किस्म का निर्णय था प्रधानमंत्री का, जिसके अभूतपूर्व नतीजे निकले और भारत की अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व किस्म का नुकसान हुआ। इस समय देश में अगर बेरोजगारी की मारामारी है, तो वो उसकी 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 जड़ में नोटबंदी है। कई कारण हैं, लेकिन नोटबंदी उसकी जड़ में है।
देश में काला धन है बड़े पैमाने पर, तो उसकी जड़ में नोटबंदी है। और भी कारण है, लेकिन नोटबंदी उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है। मेरी यही समझ में नहीं आया कि आखिरकार लोकसभा अध्यक्ष ने अभिषेक बनर्जी को नोटबंदी का जिक्र करने से और नोटबंदी से मौजूदा बजट को, अर्थव्यवस्था की जो मौजूदा दशा और दिशा है उसको जोड़ने से रोका क्यों। देखिए, है क्या कि जो सत्ताधारी दल है उसी का एक सदस्य लोकसभा अध्यक्ष बनता है, तो कुछ कुछ कायदे से आदर्श तो यह है कि लोकसभा अध्यक्ष पूरी तरीके से गैर दलीय हो जाए। भले ही वो एक दल से आया है, लेकिन उसके ऊपर उस दल का बिल्कुल असर नहीं होना चाहिए और उसे निष्पक्ष होकर लोकसभा की कार्रवाई चलानी चाहिए। लेकिन फिर भी उसके अंदर उस दल के प्रति अपने जो मातृ दल है उसका, अपना जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रति एक रुझान दिखाई पड़ता है। सभी में दिखाई पड़ता है। आपने सोमनाथ चटर्जी का जिक्र किया, वो एक बिल्कुल असाधारण और अपवाद स्वरूप व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी ही पार्टी का निर्णय मानने से, सीपीआईएम का निर्णय मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उनको पार्टी से निकाल भी दिया गया। लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। लेकिन अपने पार्टी के प्रति एक रुझान का होना, और पार्टी अगर कभी गंभीर संकट में हो तो उस गंभीर संकट से अपनी पार्टी को निकाल लेना, ये एक अलग बात है। लेकिन अपनी पार्टी की रोजमर्रा की राजनीति में भी बिल्कुल एक दलबंदी का प्रदर्शन करना, लगातार अपनी पार्टी के हितों की रक्षा करते हुए दिखाई पड़ना और विपक्ष के पीछे डंडा लेके पड़े रहना, ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति पहली बार अगर किसी स्पीकर के कार्यकाल में देखी गई है तो वो ओम बिरला साहब के कार्यकाल में देखी। और जिस तरीके से वो व्यवहार करते हैं, अब तो सब लोग देख सकते हैं टीवी के ऊपर, तो ये अपने आप में बहुत ही पीड़ाजनक है जो होता है, बहुत ही पीड़ाजनक है। और अब वही रह गया है, जबकि सारा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाए और कहे कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्यादे हैं, हम जब तक आप स्पीकर की कुर्सी पे बैठे रहेंगे तब तक हम संसद में नहीं आ रहे, लीजिए हम जा रहे हैं, आप सरकार चलाते रहिए, आप संसद चलाते रहिए। इस प्रकार का ये हो सकता है भाई, जो लगातार आप ये करेंगे तो ऐसा हो सकता है। कितने सांसद उनके ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हैं। जब खुल के स्पीकर के ऊपर ये सब आरोप लगने लगे तो उसमें और क्या होगा, यही होगा जो होने जा रहा है। अच्छा, वो राहुल गांधी ने भी उस समय कहा था, राहुल गांधी ने हाथ मिलाया तो बराबर में, और जब प्रधानमंत्री के सामने झुक के हुए तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में भी कहा था कि आप सदन के पूरे सबके नेता हैं, आपको मतलब उम्र का कोई मतलब नहीं होता, स्पीकर के से कोई उम्र बड़ा है तो उसका पैर थोड़ी ना छुएगा स्पीकर एमपी के लिए। देखिए, ये सब लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं, चाहे जगदीप धनखड़ द्वारा प्रधानमंत्री को जिस तरह से उन्होंने नमस्ते किया था, वो अपने आप में एक विवाद हो गया था। ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी के सामने इस तरीके से झुके रहते हैं कि इनकी जो संवैधानिक स्थिति है, जिसमें न तो उम्र का कोई महत्व है, न इस बात का महत्व है कि आप नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में जब आप केवल सांसद बन के आए थे, नरेंद्र मोदी आपके नेता थे। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आपको ये पद प्राप्त हो गया है तो उस पद की गरिमा और उस गरिमा का जो इतिहास है उसका सम्मान करना आपका कर्तव्य है। ये लोग वो नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल जिसे कहते सरकार के हितों को साधने में खुलेआम, बिना किसी संकोच के, बिना किसी आड़ के, बिना किसी पर्दे के लगे हुए हैं। और इस तरह पूरी लोकसभा की जो कार्रवाई है, जो बहस है, वो सिर्फ इस पूरी प्रक्रिया से, इस पूरे रवैये से विकृत हो जाती है। एक तो खुद समझ में नहीं आ रहा होगा अध्यक्ष को कि अगर किसी दिन सब विपक्ष ने कह दिया कि संभालिए अपने आप को, तो कितनी बेइज्जती होगी, पूरे इतिहास में लिखा जाएगा पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं कि इतनी बड़ी ताकत वाले विपक्ष ने, ये कोई मामूली विपक्ष नहीं है, ये बहुत ताकत वाला विपक्ष है, वो मना कर दे कि भाई आप संभालो, तो अध्यक्ष को नहीं लग रहा कि मेरी बहुत विषम परिस्थिति मेरे सामने हो सकती है, मेरी बेइज्जती हो सकती है? नहीं, उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। और दूसरे एक और बात है, ये भी देखना चाहिए कि मान लीजिए इस वक्त विपक्ष के पास 233 सीटें, 233 की संख्या है। 233 की संख्या स्पीकर के खिलाफ महाभियोग नहीं चला सकती। अगर मतलब ऐसी स्थिति नहीं है कि विपक्ष कहे कि इनको लोकसभा के स्पीकर के पद से हटाया जाए, वो ऐसी स्थिति में नहीं है। तो वो ये जानते हैं कि उनको महाभियोग करके नहीं हटाया जा सकता।
लेकिन वो क्या ये नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने उनका जो तरीका है, जिस तरीके से पिछली लोकसभा में उन्होंने 150 के करीब सांसदों को बाहर निकाला था विपक्ष के, तो ये सब जो हो रहा है और जो इतिहास में उन्होंने कर दिया है, इससे कुल मिलाकर वो लोग जो कि लोकसभा की कार्रवाई को लोकसभा टीवी के ऊपर, टीवी अन्य चैनलों के ऊपर देखते हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ता होगा, लोग क्या सोचते होंगे। ठीक बात है, लेकिन कोई हो हमें कहानी, मतलब उनको तो केवल एक ही राजा दिखाई देता है, बस केवल उसी राजा की सारी स्तुति गान करना है। लेकिन जो है किरण रिजिजू ने कहा कि गाली गलौज की भाषा नहीं होनी चाहिए सदन में। ये इस तरह का विपक्ष के लिए चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा है कि विपक्ष गाली गलौज होता रहा है। विपक्ष का तो कोई नेता गाली गलौज नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे को बोलने नहीं दिया गया 3.5 गला दबाया जा रहा है, मेरा माइक बंद कर दिया गया, 2 घंटे तक मेरा गला दबाया जाता रहा, गला दबाया जाता रहा। गला दबाया जाता रहा, ये प्रधानमंत्री ने कहा। ऐसा ताल क्यों छेड़ा जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर? देखिए, अब मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 4 जून से पहले, 4 जून के बाद लगातार एक किसी ऐसे मुद्दे की तलाश में है कि वो किसी तरीके से विपक्ष के ऊपर हावी हो सके। उसे मिल नहीं पा रहा है मुद्दा। विपक्ष लगातार हावी है इनके ऊपर, और ये वो बिल्कुल विपक्ष को जिस तरह पहले तिरस्कार की तरह देखते थे, अब वो स्थिति रही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को अभी तक ऐसा कोई ठोस मुद्दा नहीं मिला, और मैं तो कहूंगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे निकलने के बाद में विपक्ष ने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिसको कहा जा सके कि वो एक फॉल्स स्टेप था, और जिसने भाजपा को मौका दे दिया हो विपक्ष को आड़े हाथों लेने का और उसे किनारे धकेलने का। ऐसा कोई मौका ही दिया नहीं। विपक्ष की राजनीति बड़े सॉलिड तरीके से हो रही है। विपक्षी एकता में कोई दरार नहीं है, विपक्षी एकता में किसी किस्म की दरार नहीं है। अब देखिए, जब इमरजेंसी को लेके संसद में भाजपा ने मसला उठाया, इसका अभिषेक बनर्जी ने सही उसका इस्तेमाल किया उस बात का। उस वक्त भाजपा को उम्मीद ये थी कि विपक्ष में इस सवाल को लेकर दरारें पड़ जाएंगी, लेकिन दरारें नहीं पड़ी। जो लोग इमरजेंसी के खिलाफ लड़े थे, जो पार्टियां और जो नेता लोग जेल गए थे, जैसे कि अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह जेल गए थे इमरजेंसी में, कोई दरार नहीं पड़ी। लेकिन जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, तो उसकी वजह से केवल 2 राज्यों को जिस तरीके से वो उसमें बजट में बड़े पैमाने पर रुपया दिया गया, उसके बाद में विपक्ष ने जब इस प्रश्न को उठाया कि राज्यों के प्रति भेदभाव है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो बेचैनियां हैं, जो उलझने हैं, वो साफ देखी जा सकती थी। उन्हें बहुत तरह की सफाई देनी पड़ी, क्योंकि ये जो विपक्ष का ये जो हमला था, इस हमले में इस बात की संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक फेडरलिज्म का सवाल है, और भारतीय जो खुद भाजपा शासित राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश को आप लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरीके से आप चुनाव हारे हैं, तो अखिलेश ने जो पूरा एक दृष्टिकोण पेश किया है, कोई उत्तर प्रदेश को क्या मिलना चाहिए था, क्या नहीं मिला, क्या आपने क्यों नहीं दिया, ये सब बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उभर के आया है। विपक्ष की जो नीति है लोकसभा सदन की, उन्हें वो बहुत ही मजबूत है। जहां तक ये कहना विपक्ष गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, पता नहीं, मैंने तो कोई गाली सुनी नहीं कभी। मैंने भी नहीं सुनी। मुझे लगा कि कौन सी गाली कहाँ दे दी गई, हमें चूक हो गई कि हम सुन नहीं पाए। अच्छा, वो जो विपक्ष भी मजे ले रहा है, धर्मेंद्र यादव ने आज फिर भाषण देते समय कह दिया कि वो अयोध्या क्या हारे, आपको मिर्ची लग गई, आपने बजट में यूपी का नाम ही नहीं लिया। ये बार बार मुझे कोई दिन ऐसा नहीं जाता जैसे नहीं अयोध्या का नाम नहीं लिया जाता हो। वो आपने वरुण ग्रोवर की पता नहीं कॉमेडी आपने देखी होगी नहीं देखी होगी, वो कहता है कि मुझे 5 साल तक किसी मजाक की जरूरत नहीं है, मैं तो बस सोच के हंसने लगता हूँ कि अयोध्या हार गए। तो बोला, मैं रात को उठता हूँ, मेरी बिल्ली देखती है कि मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, लेकिन मुझे एकदम याद आता है कि ये अयोध्या हार गए, मुझे हंसी आ जाती है, अयोध्या हार गए। अयोध्या इतना दर्द देता है, जानबूझ के विपक्ष बार बार अयोध्या चिल्लाता है, और अयोध्या में आने अयोध्या की पराजय तो एक रूपक बन गई है ना। अयोध्या की पराजय एक मेटाफर बन गई है, और उसके साथ में पूरे उत्तर प्रदेश की पराजय जुड़ी हुई है। अभी सीएनबीसी आवाज के ऊपर एक चर्चा हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या हारी, क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक हो गया है। उस वरिष्ठ पत्रकार शामिल थे, मुझे भी उस चर्चा में भाग लेने का आज मौका मिला। तो मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हुआ है, उसके बारे वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और वो कब बंद होगा, वो कब समस्या भाजपा हल करेगी, और उसमें केंद्र क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश से क्या हो रहा है,
ये चीजें निरंतर, इसकी चर्चा कहीं बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। हर जगह अखबारों में यही चर्चा है, टीवी के ऊपर यही चर्चा है, विभिन्न चैनलों में यही चर्चा है, और लोग उसमें बड़ा मजा ले रहे हैं, बहुत रस ले रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग पहले भारतीय जनता पार्टी का काफी समर्थन किया करते थे, वो लोग भी इस झगड़े में पूरा रस ले रहे हैं। बहुत मजे की बात बताऊं आपको, एक है शांतनु गुप्ता जी। वो टीवी पे कई बार चैनलों में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपने देखा होगा उनको। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पे किताब लिखी है, और योगी आदित्यनाथ पे किताब लिखी है, किताब के संग योगी जी के संग उन्होंने विमोचन में रहे योगी जी। और फिर बाद में इस तरह के जो लेखक होते हैं, कथित लेखक होते हैं, ये सरकारों पे, सूचना विभाग पे दबाव डालते हैं कि हमारी किताब खरीद लो। किताब को मैंने देखा कि उस किताब की क्वालिटी ऐसी नहीं होगी 50 रुपए की भी हो, लेकिन शायद 150 रुपए से ज़्यादा की है। और मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे को बताया गया किसी ने आरटीआई भी लगाई है सूचना विभाग में कि शांतनु गुप्ता की कितनी किताबें खरीदी गई। अब टीवी चैनलों पर वो बैठते हैं राजनीतिक विश्लेषक, और दिन भर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक की भूमिका में रहते हैं। कल उन्होंने फोटो डाला योगी आदित्यनाथ के साथ कि मेरी योगी आदित्यनाथ से लंबी मीटिंग हुई, और उन्होंने बाकी ट्वीट इंग्लिश में था, ऊपर लिखा याचना नहीं अब रण होगा। तो मैंने उसमें ट्वीट करके पूछा कि रण किसके साथ होगा, क्या मोदी जी के साथ होगा? मतलब आपने जो 2.5 घंटे में वेटिंग करी योगी आदित्यनाथ से और फिर लिख रहे हैं याचना नहीं रण होगा, तो ये रण का इशारा किसकी तरफ है? और सारा भाव ये था कि योगी जी इतने मास्टर आदमी है, इतना उन्होंने माफिया खत्म कर दिया। और मैंने जैसे ही ट्वीट किया, वो उन्होंने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। मैंने पूछा रण किसके साथ होगा? तो दो बातें हैं आपसे अभय जी समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी बड़े बड़े टीवी चैनलों पर जाते हैं। शांतनु गुप्ता ने और भी भाजपा नेताओं की किताबें लिखी है, किताबें बेचते हैं, फिर वो सरकारों में जा जाके और मुनाफा कमाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन टीवी चैनलों में वो राजनीतिक विश्लेषक लिखे जाते हैं, वहां पे बात करेंगे पूरे बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी 2 कदम आगे जाके, क्योंकि उन्हें अपनी किताबें बेचनी है। और वहां लिखा जाएगा राजनीतिक विश्लेषक, और ट्वीट डिलीट कर दिया कि याचना नहीं रण होगा। तो ये जो रण वाली बात उन्होंने लिखी और योगी आदित्यनाथ से लंबी बैठक के बाद लिखी, क्या इसका इशारा है कि वाकई में रण होने जा रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी के भारतीय राजनीति में उदय के साथ पत्रकारिता के क्षितिज पर 3 नए किस्म के तत्वों का उदय हुआ। एक वो तत्व है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में सामने आया। ये एक खास तरह का, पहले भी पार्टियों के प्रवक्ता होते थे, भाजपा के भी प्रवक्ता होते थे। मुझे याद है निर्मला सीतारमण भाजपा की प्रवक्ता हुआ करती थी, प्रकाश जावड़ेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे। कांग्रेस के जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था तो हरीश रावत कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर सामने आते थे, संजय निरुपम कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर सामने आते थे। तो ये लोग कांग्रेस के प्रवक्ता होते थे। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता किस तरीके से थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ताओं की एक खास तरह की नस्ल पैदा की, उनको एक विशेष तरह का प्रशिक्षण दिया गया कि किस, उस प्रशिक्षण की अंदर ये खास बात ये थी कि किस तरीके से विपक्ष का मजाक उड़ाना है, और जो भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं उनको बुरी तरीके से घेरना है, उनको गद्दार वगैरह कहना है, और हर बात को घुमा फिरा के यहाँ पे ले आना है कि देखिए जनता हमारे साथ है, आपकी आलोचनाएं बेकार हैं क्योंकि चुनाव हम जीतते हैं, आपकी आलोचना का कोई मतलब नहीं है क्योंकि चुनाव हम जीतते हैं। ये पूरे हर प्रवक्ता के तर्क की केंद्रीय बात होती थी। दूसरे किस्म का जो तत्व हो रहा वो था संघ विचारक। ऐसे बहुत से लोग टीवी में पेश किए आने लगे, इनके नाम के नीचे संघ विचारक लिखा जाता था। तो उनसे उम्मीद की जाती थी कि भाई संघ का कोई विचार पेश करेंगे। भाई ठीक है, भाजपा संघ का अंग है, लेकिन फिर भी संघ एक अलग तरह का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी रोजमर्रा की राजनीति में भाग लेती है, तो उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो रोजमर्रा की भाजपा की राजनीति है उससे हटकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई विचार हो, मतलब जो है वो पेश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये लोग भी जो रोजमर्रा की राजनीति होती है उसमें भाजपा के प्रवक्ता की तरह आचरण करते हुए नजर आए। और एक तीसरे किस्म का व्यक्ति, एक तत्व आया निकलकर, जो जिसको राजनीतिक विश्लेषक कहा गया। ये ना संघ विचारक है, ना भाजपा का आधिकारिक प्रवक्ता है, लेकिन करता वही है, इसका भी आप जिक्र कर रहे थे। इसने निष्पक्ष पत्रकार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व की विचारधारा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन्हीं तीनों के तथ्यों को आगे बढ़ा। ये 3 तरह के तत्व लगातार टीवी पे आते रहे। मान लीजिए एंकर के बाद में 6 लोग टीवी के ऊपर हैं, तो 3 तो इस तरह के व्यक्ति हो गए। एंकर भी काफी कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका रहता था। उसके बाद निष्पक्षता दिखानी है तो उसमें मेरे जैसे लोगों को भी बुला लिया जाता था, तो या कांग्रेस के प्रवक्ता को भी बुलाना जरूरी है।
अगर उत्तर प्रदेश में बहस हो रही है तो समाजवादी पार्टी को बुला लिया जाए। तो इस तरह के 3 एलिमेंट बहुत बड़े पैमाने पर पैदा हुए। इन लोगों ने किताबें भी लिखी, ये लोग अखबारों में भी लिखने लगे, और इन लोगों का एक और दावा होता है, इन लोगों का दावा होता है कि ये ना भीतर की खबर है। ये सब लोग दावा करते हैं भीतर की खबर है। आज उत्तर प्रदेश पे चर्चा जब हो रही थी तो उसमें सब लोग कह रहे थे कि एक सज्जन थे, वो कह रहे थे कि मैं तो आज इतने जब आ रहा था 17-18 मिनट तक लगातार मैं योगी जी के खेमे से बातचीत करता रहा। गनीमत रही उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं योगी जी से बात करता रहा। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह यहां से बात शुरू करते हैं, मुझे ये पता है कि ऐसा हो रहा है, मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है। उनके पास कोई विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य नहीं होता है। वो अपनी अंदरूनी खबर रखने की, अंदरूनी संपर्कों की जो दावेदारी है, उसके आधार पर अपनी बात जो है वो बात पेश करते हैं, ये मानकर इससे उनकी बात का वजन बढ़ जाएगा। देखिए, ये सब चीजें उस वक्त चलती हैं जबकि आपकी पार्टी का रुतबा बरकरार हो, पूरा विमर्श आपके पक्ष में झुका हुआ हो। लेकिन एक बार जब आप चुनाव हार जाते हैं, आपकी पार्टी का रुतबा खंडित हो जाता है, आपकी पार्टी के अंदर गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है, उस वक्त इस तरह की बातें करने से कोई भी लाभ नहीं होता। उस वक्त इस तरह की बातें करने वाले लोग हास्यास्पद नजर आते हैं। वो यही नजर आते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही एक व्यक्ति हैं जो उसमें किसी एक खास गुट की तरफ खड़े हुए हैं और उसके पक्ष की बात कह रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया, अभी इन सज्जन का जिक्र किया। हाँ, ये इस तरह के कई लोग देखते हैं। अच्छा, कुछ नाम, चर्चित नाम, प्रवक्ताओं की आपने नाम ली। एक जमाने में प्रकाश जावड़ेकर, राजीव प्रताप रूड़ी, संबित पात्रा, रविशंकर प्रसाद, ये सब बड़े चमकते हुए चेहरे थे। अब तो इनको छोड़ दिए। संबित पात्रा भी बहुत कभी कभी दिखाई देते हैं। रविशंकर प्रसाद की तो उम्मीदें जगी होंगी कि भाई मंत्री पद, ये सब एकदम हाशिए पे क्यों ढकेल दिए गए? कारण क्या होगा? किसी टाइम में बीजेपी की सबसे टीम में सबसे आगे रहने वाले लोग, और अब एकदम इतने हाशिए पे चले। संबित पात्र ने तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काफी ख्याति प्राप्त की। उनके पास एक खास शैली थी जिसमें विपक्ष का तिरस्कार करना, उसका मजाक उड़ाना और एक नाटकीय तरीके से अपनी बात कहने के लिए वो बहुत चर्चित हुए। अब तो वो उड़ीसा से सांसद हैं, चुनाव जीत गए हैं इस बार। मुझे लगता है कि भाजपा ने उनको प्रवक्ता से भी आगे बढ़कर कोई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है जिसमें वो लगे हुए हैं। रविशंकर प्रसाद तो मैं मानता हूं कि उन्हें मोदी सरकार में केंद्र में मंत्री होना चाहिए। मतलब उनकी जो योग्यता और वरिष्ठता है उसके लिहाज से उन्हें केंद्र में मंत्री होना चाहिए, और वो बहुत संतुलित तरीके से टीवी के ऊपर बड़ी अच्छी तरह अपनी बात रखते हैं। बजट के ऊपर भी अभी उन्होंने एक कार्यक्रम में अपनी बात रखी, उस कार्यक्रम में मैं भी शामिल था, तो बहुत संतुलित तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। तो उनकी जो योग्यता और क्षमता है, उनको किन कारणों से केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया गया और क्यों दोबारा फिर मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, ये अपने आप में काफी अटकलों का विषय है। इसमें बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बात ऐसी सिक्काबंद तरीके से, प्रमाणिक तरीके से नहीं आ पाई। और जहां तक और दूसरे लोगों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का किरदार पूरी तरीके से बदल चुका। अब तो हालत यह है कि एक व्यक्ति जो कांग्रेस का प्रवक्ता था, अब बताइए कांग्रेस के जिन प्रवक्ताओं ने बिल्कुल एन आखिरी मौके पर कांग्रेस छोड़कर भाजपा से, राधिका खेड़ा भाजपा में गई थी, गौरव वल्लभ भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए थे कांग्रेस छोड़ के। अब इन लोगों का क्या भविष्य है? कोई भविष्य नहीं। मुझे लगता है कि ये लोग अफसोस कर रहे होंगे कि हमने क्यों निर्णय लिया, हम थोड़ा अगर इसी पार्टी बने रहते तो आज और बेहतर स्थिति में होते। तो इन लोगों ने गलत निर्णय लिया, और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में जाने का अब पहले की तरह कोई समय है। ठीक बात है, बिल्कुल वो दौर तो शायद खत्म हो गया। मेरे पास दिल्ली से मेरे पास आज एक बड़े सीनियर लीडर का फोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको जानकारी है कि योगी जी के संपर्क में 50 से ज्यादा सांसद हैं? अगर योगी को हटाया गया तो 50 से ज्यादा सांसद योगी के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। मैं कहा, मेरे पास तो ऐसी जानकारी नहीं है। क्या आपको लगता है अभय जी की ऐसी स्थिति आ सकती है कि अगर योगी आदित्यनाथ को छेड़ा गया तो बीजेपी के बड़ी संख्या में सांसद योगी आदित्यनाथ के समर्थन में आ सकते हैं? नहीं, सवाल ये है कि योगी जी को अगर छेड़ा गया, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तो क्या वो भाजपा छोड़ के अलग पार्टी बनाएंगे? क्या वो खुद इतनी हिम्मत करेंगे? भाई जाहिर है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा तो उन्हें बहुत नाराजगी होगी, बहुत गुस्सा आएगा, उन्हें बहुत ही क्षोभ होगा वो है।
लेकिन वो उस प्रतिक्रिया में करेंगे क्या, सवाल इस बात का। अगर वो अलग पार्टी बनाएंगे, अगर इस प्रकार की संभावना है, तब हम सोच सकते हैं कि कितने एमएलए उनके साथ जाएंगे, कितने एमएलसी उनके साथ जाएंगे और उत्तर प्रदेश के कितने सांसद उनके साथ जाएंगे, तब हम लोग सोच सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता को अलग कोई पार्टी बनाएंगे। ये बात सही है कि वो हिंदू युवा वाहिनी को दोबारा खड़ा कर देंगे, क्योंकि जिस वक्त उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही थी, तो अमित शाह ने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि आप हिंदू युवा वाहिनी को भंग कर दीजिए। तो योगी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए अमित शाह की शर्त माननी पड़ी और उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को भंग कर दिया। उस वक्त तो हिंदू युवा वाहिनी के जो नेता थे, उस बाद में उनके उस नेता को प्रताड़ित भी बहुत किया गया, सुनील सिंह। हाँ, उनको प्रताड़ित भी बहुत किया गया। तो ये तो बात सही है कि वो योगी जी सोच रहे होंगे कि किस तरह हिंदू युवा वाहिनी को पुनर्जीवित किया जाए। तो जब उन्हें हटाया जाएगा तो पहला काम तो वो यही करेंगे, हिंदू युवा वाहिनी को पुनर्जीवित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जगह जगह उनके उम्मीदवार खड़े करके चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसका तो इतना अंदाजा तो हम लोग लगा सकते हैं। बाकी तो फिर वो परिस्थितियों को देखेंगे, तोल मोल करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, बीजेपी के लिए क्या फायदेमंद रहेगा कि 2027 तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहे या योगी आदित्यनाथ को हटा के कोई पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बनाया जाए? देखिए, 2024 चल रहा है, 24 अब खात्मे की तरफ है, यानी 24 में जुलाई का महीना खत्म होने जा रहा है, 7 महीना हो जाएंगे 24 में। तो 24 में तो अब ज्यादा चुनाव में, हाँ, 24 में तो कोई ज्यादा समय बचा नहीं है। और 25-26 अगर 2025 आधा गुजरते गुजरते इन्होंने आदित्यनाथ को नहीं हटाया तो फिर ये योगी जी को नहीं हटा पाएंगे। जितनी देर लगाएंगे उतने ही योगी जी के हटने की संभावनाएं कमजोर होती चली जाएंगी। तो आपको लगता है कि अगर हटाना है तो उन्हें जल्दी हटाना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि कई जो भाजपा के जो लोग ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि भाजपा के अंदरूनी मसलों की उन्हें खबर है और वो सब अंदर नजर रख के रहते, उन सब लोग कहना यह है कि केंद्र में कुछ फैसले हो चुके हैं, उन फैसलों को लागू नहीं किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैसले कर लिए गए हैं और उस सही समय की बाट जो ही जा रही है कि कब उन फैसलों को लागू किया जाए। हो सकता है महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजों का इंतजार हो। मेरे ख्याल से सबसे पहले उपचुनाव हो जाएं, उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे तो वो भी एक काफी बहुत, उसके बाद भी वो फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं अपने मित्र विजय त्रिवेदी की इस बात से ही सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है और विजय त्रिवेदी तो ये भी कहा है कि युद्ध विराम का मतलब ये नहीं होता है इसको युद्ध खत्म हुआ मान लिया जाए। ये युद्ध विराम का मतलब है युद्ध अभी बाकी है, विराम है, खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है और राजनीति पे निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, आभार, थैंक यू। सुना आपने, ये थे अभय द्विवेदी जी और आपको यकीन हुआ होगा कि ये बातचीत कितनी जोरदार थी और अभय जी ने सारी बातों को कितना तार्किक ढंग से जवाब दिया। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।